2016 से पाकिस्तान की सियासत, सहाफत और अदालती मामलात से मुताल्लिक ISI के एक आला ओहदेदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम किसी न किसी तनाज़े में बार बार सामने आता रहा है। कभी उनका नाम नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने के लिए अदालतों के जजेस पर असरअंदाज होने के लिए सामने आता रहा, तो कभी उनका नाम इमरान खान को जस्टिस साकिब निसार के जरिए सादिको अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए सामने आता रहा। कभी जनरल फैज़ हमीद का किरदार मीडिया पर पाबंदियों के सिलसिले में सामने आता रहा, तो कभी उनका नाम सियासी जमातों के खिलाफ मजहब का इस्तेमाल करने में सामने आता रहा है। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद का नाम एक ऐसे स्कैंडल में सामने आया है जो जुल्म और जबर की एक अलग मुबैना दास्तान है और इसकी तहकीक और तफ्तीश ज़रूरी है। ये वाक़या किसी सियासतदान से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि यह वाक़या पाकिस्तान की एक कारोबारी शख्सियत से मुताल्लिक है। और इल्ज़ाम यह है कि जनरल फैज़ हमीद ने उस कारोबारी शख्सियत को अपने दौर में ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उस समेत उसके ख़ानदान को गैर कानूनी तौर पर अपनी कैद में रखा। उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उनके घर में छापा मारकर लूटमार मचाई और उन पर दबाव डालकर उनसे पैसे वसूल करते रहे, ISI के प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी करवाते रहे। और इन वाक़यात के दौरान उस कारोबारी शख्सियत के ख़ानदान को ज़हनी और जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा। ये स्कैंडल कहने को तो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम से मुताल्लिक है, मगर इसकी तफसीलात ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों पर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं। ये वाक़या 12 मई 2017 को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेश आया, और जब यह वाक़या रिपोर्ट हुआ था उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। तब भी हमने आपके सामने इस प्रोग्राम में इस वाक़े की तफसीलात रखी थी। उस वक्त क्या हुआ था वो तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे इस वाक़े के बराह रास्त मुतासरा फ़रीक की। 12 मई के वाक़े के मुतासरा फ़रीक मुईज़ अहमद खान हैं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ISI के इर्तज़ा हारून और 100 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली इस दरख्वास्त के मुताबिक मैं मुईज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए इसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा। और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेज़ात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबिका मुलाजमीन थे, जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे। और उन्होंने हमसे कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है, और इस पूरे छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम किया गया और उसे 2 प्राइवेट टोयोटा करोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तज़ा हारून ने अपना बूट रखा और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा कि अपना गैजेट मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के सामने किया गया, और ये वो वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने ज़ालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूँ। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। और फिर फौरी तौर पर जनरल फैज़ हमीद ने जाहिदा जावेद असलम नामी खातून को बरतानिया से पाकिस्तान बुलवाया और उन्हें वापसी पर एक वज़ीर मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिलवाया। हमारे अगवा के दौरान ही यह खातून पाकिस्तान आई और उन्होंने मेरी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स की मुंतकली के मुआहदों को अदालत में चैलेंज कर दिया। लेकिन बाद में अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम दिया गया था कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी
मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार मुइज़ खान के मुताबिक 2017 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शख्स डिक्लेयर किया था और इस सब के बाद जनरल फैज़ हमीद ने मेरे साथ ये सलूक किया। मेरे खिलाफ जो CTD रावलपिंडी ने मनगढ़ंत केस दायर किया था, इसे अदालत ने झूठा करार दिया और पंजाब रेंजर्स की पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया गया, जिसके नतीजे में मैं और मेरी टीम 30 मार्च 2018 को बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन अदालत की तरफ से रिहाई मिलने के बावजूद उन मुजरिमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिनकी वजह से मुझे और मेरे खानदान को जहनी अजियत और सदमे से गुजरना पड़ा था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। मुझे मजीद ब्लैकमेल करने के लिए ज़मीन के इंतकाल से मुतालिक दस्तावेजात में रेवेन्यू स्टाफ ने मकामी लोगों के जरिए रद्दोबदल कर दिया। लेकिन बाद में इस केस का फैसला भी मेरे हक में सुना दिया गया, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया और इस सब की वजह से मेरे खानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया ज़हनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज़ हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के जरिए इन वाक़यात से खुद को अलहदा करने की कोशिश की और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मकामी चाय के होटल पर करवाई गई थी। और जब हम इस होटल में पहुंचे तो वहां जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद पहले से मौजूद थे और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद मुसलसल माफ़ी मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे, वो तो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को पारा में अपने दफ्तर बुलाया और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के एहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे, उनमें से कुछ चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किए गए 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई थी वो इस शर्त पर की गई थी कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और साथ ही कुछ महीने तक एक TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रिवो गाड़ियां जनरल फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी, उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए। और इन तमाम चीज़ों से ये साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे, जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। और पाकिस्तान के आइन के तहत किसी एक शख्स के खिलाफ किसी एक चार्ज पर सिर्फ एक दफ़ा ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझ पर मुख्तलिफ महकमों और इदारों के जरिए दबाव डाला गया, इस हकीकत के बावजूद डाला गया कि केस पहले से अदलिया के सामने मौजूद था। इस पूरे पस मंज़र के साथ मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे ख़ानदान को और मेरी टीम को शदीद ज़हनी अजियत में डाला गया और मुझ पर सबसे बड़ा बोझ मेरे ससुर की मौत का है, जो गैर इंसानी टॉर्चर और बेतौकीरी की बात हुई है। और मेरा देवर जो उस वक्त 9 उम्र था, वो डिप्रेशन में चला गया और वो अभी भी ज़ेरे इलाज है। और इस दौरान हमें अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है, जो हमारी हाउसिंग स्कीम की तामीर के लिए अलॉटीज़ की अमानत थी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के नतीजे में इस प्रोजेक्ट पर 3 साल काम नहीं हो सका और मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हमें मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं इस अदालत से आर्टिकल 184(3) के तहत इस्तदा करता हूँ कि वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दिफा के जरिए हिदायत की जाए कि वो तमाम मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे और उसे यह हिदायत भी की जाए कि गैर कानूनी छापे में मुजरिमान के खिलाफ जो मेरी दरख्वास्त है उसका मेरिट पर फैसला किया जाए और मुझे सुनवाई का मौका देकर गैर कानूनी छापे के दौरान चोरी शुदा तमाम साजो सामान वापस किया जाए और मुझे ये इजाज़त भी दी जाए कि मैं अपनी बेगुनाही और जनरल फैज़ हमीद और दीगर के गैर कानूनी इक़दामात के सबूत सामने रख सकूं, क्योंकि मेरे पास 12 मई 2017 के वाक़े की वीडियो फुटेज भी मौजूद है, जिससे यह साबित होता है कि जो खतरनाक असलहा, जिसमें ग्रेनेड और बारूदी सामान भी शामिल है, मुझ पर मुकदमा बनाने के लिए डाला गया, वो गलत तरीके से डाला गया और छापे के दौरान ऐसी कोई रिकवरी हुई ही नहीं थी। ये वो दरख्वास्त थी जो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, जिसमें बाकायदा जनरल फैज़ हमीद पर पाकिस्तान के हसास इदारे को
अपनी ज़ात के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम हैं, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एक आम शहरी को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम हैं, ISI के नाम और असर का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से अरबों रुपए हथियाने के इल्ज़ाम हैं, लोगों की जायदादों और मालियत पर कब्जा करने के लिए जनरल फैज़ हमीद, उनके भाई और उनकी टीम पर मासूम लोगों के ऊपर टॉर्चर करने के इल्ज़ाम हैं, बच्चों के मुंह पर बूट रखकर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम हैं, जो न सिर्फ संगीन है बल्कि इदारे के वक़ार के लिए भी नुकसानदेह हैं। आज इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन इस समाअत में जनरल फैज़ हमीद के किरदार पर बात होते होते साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक एक स्कैंडल सामने आ गया। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त में संगीन इल्ज़ामात हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर मेरे मौक्कल के घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया और इस गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना था। छापे के बाद फैज़ हमीद ने दरख्वास्त गुजार को 5 फैमिली मेंबर्स के साथ अगवा करके आपसे बेजा में रखा, इसलिए वफाकी हुकूमत जनरल फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ हमीद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करे। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा कि तो अदालत क्या करे, तो वकील ने जवाब दिया कि वजारत दिफा को हुक्म दिया जाए, वो कार्रवाई की मजाज अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये केस पहले भी इस अदालत के सामने आया था। इस पर वकील ने जवाब दिया कि हमारी दरख्वास्त तो पहली बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत के सामने 2 दरख्वास्तें हैं। जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त भी हमारे सामने है, हमने तारीखें देने की रिवायत ख़त्म कर दी है। बरतानिया की शहरी जाहिदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) का केस दायर किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चैम्बर में नवंबर 2018 में फरीकैन को बुलाकर केस चलाया। क्या चीफ जस्टिस चैम्बर में सिंगल जज के तौर पर फरीकैन को बुलाकर केस चला सकता है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद ही FIA, पुलिस और CTD को नोटिस जारी कर दिया। इस नौयत की दरख्वास्त जाहिदा असलम ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सामने भी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें दायर की गई। जो दरख्वास्त हमारे सामने है ये भी 184(3) के तहत ही दायर की गई है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि ह्यूमन राइट्स सेल और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है। मैंने हाई कोर्ट में एक फैसले में करार दिया था कि ह्यूमन राइट्स सेल गैर कानूनी है, ये सेल किसी कानून के तहत कायम नहीं है। माजी में ह्यूमन राइट्स सेल के जरिए बदतरीन नाइंसाफियाँ हुई हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर के मामला पर नोटिस नहीं ले सकता। जो मामला जुडिशल दायरा इख्तियार में आया ही नहीं, इस पर समाअत कैसे की गई? चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करके पूछा कि हफीजुर रहमान साहिब, जाहिदा असलम और आपकी दरख्वास्त की आर्टिकल 184(3) के तहत आती हैं? तो वकील ने जवाब दिया कि जाहिदा असलम की दरख्वास्त 184(3) में नहीं आती, क्योंकि वो मामला सिविल अदालत में ज़ेर समाअत था। मगर हमारी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) में आती है क्योंकि वो मामला किसी और फोरम पर नहीं गया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि चैम्बर में बैठा जज सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अदालत में बैठे जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं। चैम्बर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। चैम्बर में सिर्फ चैम्बर अपीलें सुनी जा सकती हैं। फिर चीफ जस्टिस ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी और कहा कि दरख्वास्त गुजार ने ISI के साबिक अहदेदार पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दरख्वास्त गुजार के पास जनरल फैज़ हमीद समेत फरीकैन के खिलाफ मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जस्टिस साकिब निसार किस कानून के तहत चैम्बर में केस सुनते रहे? तो DG HR सेल ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का कोई जुडिशल इख्तियार नहीं था। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या HR सेल ने अपना रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया है? तो DG HR सेल ने जवाब दिया कि जस्टिस साकिब निसार के कहने पर HR सेल की 3,98,000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाहिदा असलम की दरख्वास्त निपटा दी और ऑब्जर्वेशन दी कि जाहिदा असलम केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये जाहिदा असलम वही हैं जिनसे मुताल्लिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें जनरल फैज़ हमीद ने बरतानिया से वजीर का प्रोटोकॉल देकर बुलवाया ताकि वो हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत से मुताल्लिक अदालत में दरख्वास्त दायर करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत को मुताल्लिका फोरम पर उठाने की हिदायत की है। अब देखना होगा कि मुताल्लिका फोरम इस हवाले से क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत थी, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे और इस दौरान पंजाब रेंजर्स और वज़ारत दाखिला के दरमियान तनाव की कैफियत भी पैदा हो गई थी, क्योंकि रेंजर्स ने यह छापा मकामी इंतजामिया के इल्म में लाए बगैर मारा था, जिस पर वज़ारत दाखिला बरहम हो गई थी और उसने रेंजर्स से वजाहत मांगते हुए उसकी खिदमात वापस लेने से मुतालिक खबरदार भी किया था। 19 मई 2017 को ये तमाम तर तफसीलात हमारे प्रोग्राम में सामने लाई गई थी और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि हसास इदारों के कुछ एहलकार इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से पैसे हथियाना चाहते थे और इस पूरे मामले पर वज़ारत दाखिला कुछ नहीं। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाज़त ली गई और ना ही
पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से डीजी रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए मगर जवाब ना आया। वजारत दाखिला के जराए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। क्या वजह हो सकती है कि वजारत दाखिला वजीर दाखिला इतने नाराज हों, क्योंकि इस केस के पीछे मामला क्या है, इस बारे में हमारी हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत रखने वाले खानदानी जराए से बात हुई है। खानदानी जराए दावा करते हैं कि ये मामला जमीन पर कब्जे का है, लेकिन इसे MQM लंदन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि जुमे की सुबह टॉप सिटी 1 की साइट, उसके दफातर और प्रोजेक्ट के मालिक कुंवर मुईज के घर पर रेंजर्स ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ घर में मौजूद जेवरात, नकदी और लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ ले गए। ये खानदानी जराए का दावा है। वो मजीद कहते हैं कि असलहा कंवर मुईज की निजी सिक्योरिटी एजेंसी एवर रेडी के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड असला है उनके मुताबिक। और खानदानी जराए ये भी कहते हैं कि छापे के दौरान टॉप सिटी 1 के दफातर से तमाम रिकॉर्ड और मशीनें भी साथ ले गए हैं। खानदानी जराए के दावे के मुताबिक उनकी हाउसिंग स्कीम पर पिंडदाद खान के चौधरी कब्जा करना चाहते हैं और उन पर डील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इजाज क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर, क्या बात हुई है? शाहज़ैब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान चूँकि इसी इलाके के रहने वाले भी हैं, उन्हें ये कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आई जो बयान भी आपने की, लेकिन इनका भी कुछ पस मंज़र है। कुछ हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। ताहम जो चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लिया है वो इस बात का लिया है कि वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम रेंजर्स है और रेंजर्स को जून 2014 से इस्लामाबाद में तलब किया हुआ है। 90 दिन की उनकी तैनाती होती है और उसे एक्सटेंड किया जाता है और एक असूल तय किया गया है कि रेंजर्स कोई भी कार्रवाई करेगी पुलिस उसके साथ होगी और वो इंतजामिया से इजाज़त लेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारी इतलात के मुताबिक रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात तो ली, लेकिन पुलिस को, इंतजामिया को, वजारत दाखिला को, किसी एहलकार को बताना गवारा नहीं समझा। 3 मुरासले आप भी जिक्र कर चुके कि उनका जवाब नहीं आया। अब हमारी इतलात के मुताबिक वजीर दाखिला जो हैं वो अपनी वजारत के जो झैली इदारे हैं जिनके सरबराह कुछ और इदारों से भी आए हुए हैं, उन पर अपनी मुकम्मल अमलदारी साबित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वजारत दाखिला और झैली इदारों के असल बास वही हैं और जो काम भी इस्लामाबाद के इलाके में होगा वो जो तयशुदा असूल हैं उनके मुताबिक होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और फिर 6 साल तक कुछ नहीं किया गया। जनरल फैज़ हमीद पहले तरक्की पाकर 3 स्टार जनरल बन गए, फिर DG ISI बन गए और फिर कोर कमांडर बन गए, जिसके बाद तमाम मराहत के साथ रिटायर भी हो गए। और अब जनरल फैज़ हमीद पर खुद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। इस पूरे मामले पर हमने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। साथ ही हमने जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो भी नहीं आए। इसके अलावा हमने उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से पूछा कि रेंजर्स और उनके दरमियान जो ख़त किताबत हो रही थी और जो उन्होंने वजाहत मांगी थी, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई थी, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, कोई भी देना चाहे तो दे सकते हैं।